चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गणेश शर्मा जी और संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश शर्मा जी, आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी, और जाहिर सी बात है कि सभी अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए। उत्तराखंड का जो माहौल है इस वक्त वो भी गरमाया हुआ है सियासी एतवार से। हालांकि अभी 5 सीटों पर वहां पर बीजेपी का ही कब्जा है, लेकिन इस बार उत्तराखंड में 1-2 सीटों पर कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा टक्कर है। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि हर एक सीट पर टक्कर है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं कि वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है। किस तरह से जो डबल इंजन की सरकार की जब बात की जाती है तो उसका असर चुनाव में पड़ रहा होता है किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में? गणेश शर्मा जी, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही। जी ना। अच्छा, आ रही मेरी आवाज। गणेश शर्मा जी, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर आज ही चुनाव प्रक्रिया मतदान के साथ खत्म हो जाएगी। यहां पर फिर रिजल्ट का इंतजार रह जाएगा। 5 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। इस बार का क्या माहौल लग रहा है? अभी हमने कुछ जगहों पर देखा कि कुछ टक्कर है, या फिर इस बार भी कुछ? उत्तराखंड की अगर हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में 5 सीटों पे अगर हिसाब देखें तो 3 सीटें जो है उसमें जैसे हरिद्वार है, आपका उत्तम नगर और टेहरी गढ़वाल है। इन सीटों पे थोड़ा सा हमें यूं लग रहा है कि भाई कांग्रेस को एज मिली। अच्छा, ऐसा जो चुनाव में आ रहा है कि हरिद्वार तो खासकर देख रहे हैं कि हरिद्वार में बीजेपी को बड़ी मजबूत करनी पड़ रही है। अच्छा, संदीप चौधरी जी, आप क्या कहेंगे? तो एक चीज ये भी देखने को मिली कि देखिए हरिद्वार में टिकट बीजेपी को मिली है। जी, बात पूरी कर लीजिए आप। गणेश शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप पहले से। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे पीछे अगर हम दोनों चुनावों में देखें, 14 में और 19 में, 5 में से 5 सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। लेकिन 3 सीटों पे तो बीजेपी कांग्रेस को जो सीटें मिलेंगी, हो सकता है कि 5 में से 1 सीट मैं सोच रहा हूँ कि कांग्रेस को मिल जाए। अच्छा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो हरिद्वार की सीटें हैं वो वहां पर जो वोट पोलराइज होता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो हिंदू और मुस्लिम्स का जो चलिए परसेंटेज है, ठीक है, उसका ज्यादा है हरिद्वार में। उसमें कांग्रेस को एज आ रहा है। इस पर मैं एक प्रतिक्रिया संदीप चौधरी जी आपकी भी लेना चाहूंगा। हरिद्वार सीट का जिक्र कर रहे थे गणेश शर्मा जी। हरिद्वार में देखा गया कि रमेश पोखरियाल निशंक जो मौजूदा सांसद थे, उनका टिकट काटकर, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड के रमेश पोखरियाल निशंक, पहले वो केंद्रीय मंत्री थे, पहले उनको केंद्रीय मंत्री पद से हटाया, फिर उनका टिकट ही काट दिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत का भी टिकट काट दिया गया। तो इतने बड़े नेताओं के टिकट काटकर जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश में, क्या संदेश बीजेपी ने इस बार यहां पर दिया है? देखिए नासिर जी, अगर हम उत्तराखंड की बात करें और उसमें आप मुख्यमंत्रियों के टिकट काटने की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जो अभी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी विधानसभा हार गए थे। हारने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और एक बहुत बड़े नेता रहे खंडूरी साहब मुख्यमंत्री होते हुए, अपना मुख्यमंत्री का चेहरा होते हुए अपना चुनाव हार गए थे। तो उत्तराखंड का मामला बिल्कुल अलग है। मैं ये मानता हूँ इस तरीके के ये जो पहाड़ी राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो या उत्तराखंड हो या दूसरे राज्य हो, इनका जो नियम रहता था, जो इनका लंबे समय से दौर चला रहा था, वो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन कर रहता था। लेकिन इस बार ये नहीं हुआ उत्तराखंड में, और मुझे लगता है कि इस बार वो जो परिवर्तन विधानसभा में नहीं हुआ, वो परिवर्तन लोकसभा में हो सकता है। उत्तराखंड के जो पहाड़ी लोग हैं, उनका रुझान इतना, या कहिए इतने नहीं है वो मौजूद सरकार से, और यहाँ पर बीजेपी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। ये बात अलग है कि मीडिया में किसको कितना दिखाया जाता है, कितनी कवरेज दी जाती है, लेकिन जो रूट लेवल पे खबरें मिल रही है, जो जमीन की धरातल की जो फीडबैक मिल रहा है, उसमें कांग्रेस सभी सीटों पर, न केवल हरिद्वार की सीट पर, सभी सीटों पर कांग्रेस जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। तो लोकतंत्र के महापर्व में लगातार प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सभी की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं कि देश में 102 जो सीटों पर मतदान हो रहा है,
किन किन राज्यों की कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है। बाकी हम चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो ग्राफिक्स हैं, किस सीट पर, किस राज्य में कितनी सीटों पर, तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान प्रक्रिया, राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 6 सीटों पर, असम में 5, उत्तराखंड में 5, बिहार में 4, मेघालय और मणिपुर में 2-2 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर, नागालैंड, पुडुचेरी और त्रिपुरा की 1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं, 1-1 सीट पर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और सिक्किम की 1-1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं, मतदान हो रहा है। और 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। इनमें सबसे अहम बात यह भी है कि 10 राज्य ऐसे हैं देश के जहां पूरी तरह से आज मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी वो बिल्कुल एक तरीके से मतदान के इस पूरे प्रक्रिया से फिलहाल बाहर हो जाएंगे। सिर्फ उनको उनके राज्य में, उन राज्यों में रिजल्ट का इंतजार किया जाएगा कि रिजल्ट कब आता है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी और कुल मिलाकर 102 सीटों पर 1625 उम्मीदवार हैं जो इस बार चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, जिनमें 1491 उम्मीदवार पुरुष और 134 उम्मीदवार महिला हैं। कुछ और भी ग्राफिक्स हैं, लगातार आपको एक एक कर हम नजर आपके सामने रख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार से। इन तमाम सीटों पर मुकाबला कड़ा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान इस वक्त हो रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, और यहां की अगर बात की जाए तो उसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है। राजस्थान की 12 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर और झुंझुनू, अलवर। 2 सीटें ऐसी हैं जहां से केंद्रीय मंत्री चुनाव के मैदान में हैं, अलवर से भूपेंद्र यादव और बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल। लगातार देश भर से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोट डाला जा रहा है इस वक्त, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा से कमलनाथ की बजाय इस बार उनके बेटे नकुल नाथ को चुनाव के मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। मेरे साथ मेरे दोनों ही मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए संदीप चौधरी जी, मध्य प्रदेश में अभी पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये वो राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था पिछली बार। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। शिवराज सिंह चौहान जो जीत कर आए, जिनका नाम वहां पर नजर आया, उनको हटा दिया गया, मोहन यादव को वहां पर चुना गया। इस सब का भी फर्क क्या इस चुनाव में पड़ने वाला है, या फिर मोदी का चेहरा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए नासिर जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का मामला है और जिस तरीके से चेहरे बदले गए हैं, कुछ वोट बैंक ऐसा होता है जैसे यादव वोट बैंक है, उसको खुश करने के लिए इस तरीके की कोशिश की गई है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एक वोट बैंक हैं तो एक वोट बैंक नाराज ना हो जाए। तो इस चीज का पता हमें वोटिंग के बाद चलेगा कि जो ये टेस्टिंग की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जैसे रमन ठिकाने लगा दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को ठिकाने लगा दिया गया, वसुंधरा जी को ठिकाने लगा दिया गया, कि इनको हटाने का फायदा मिलता है या नुकसान मिलता है, इसके बारे में कुछ भी कहा जाना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। गणेश शर्मा जी, आपका क्या कहना है? आप किस तरह से इस चीज का आकलन करते हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर, मध्य प्रदेश में तो सीएम का बिल्कुल ही चेहरा बदल दिया गया। मौजूदा सांसद थे, मौजूदा मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान उस वक्त, और उनका चेहरा भी था। चुनाव में उन्होंने बड़ी घोषणाएं की, लेकिन उनको हटाकर मोहन यादव को मौका दिया गया। हालांकि वसुंधरा राजे सांसद मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन वो भी अपनी दावेदारी पेश करें। तो इस सब चीज का असर लोकसभा चुनाव में क्या पड़ने वाला है कुछ? देखिए नासिर जी, अगर हम हिसाब मैं बताऊं आपको, जो बीजेपी का है, बीजेपी का जो ऊपर से नीचे तक का लीडर्स का और उनका पॉलिसी रही है, लीडर हटाने से करने से, जैसे मेरे भाई ने कहा कि ठिकाने लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नुकसान करेगा। ये संगठन ऐसा संगठन है जो
आपस में एक दूसरे की काट नहीं करता। जो सर्वोपरि है वो संगठन सर्वोपरि है। यहाँ ये नहीं है कि अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम दूसरे को खाने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। जिसको भी कार्य करने का मौका मिलता है बीजेपी के संगठन में, वो आगे बढ़ता है और दूसरे उसकी सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ नहीं, जैसे एमपी में शिवराज सिंह चौहान के बारे में बता रहे, राजस्थान में वसुंधरा जी के बारे में बता रहे। इससे पहले अगर हम मोदी जी से पहले ले अडवाणी जी को आप देखिए, लोगों ने कितनी बातें की कि अडवाणी जी का करने से को नुकसान होगा। और बीजेपी में एक संगठन में ऐसी प्रक्रिया है जहाँ ये सिखाया जाता है कि अगर आपको काम करने का मौका मिला तो आप काम करिए, अदरवाइज आप पार्टी की या संगठन की आप कोई भी आपके ऊपर से नीचे तक, छोटी लीडर से बड़े लीडर तक अगर आप देखते हैं तो बीजेपी में ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है कि हमें नहीं है तो हम दूसरे को भी नहीं खाने देंगे। ऐसा अभी तक कोई भी चीज सामने नहीं आई है। ऐसा ही राजस्थान और एमपी में भी हम देखेंगे। अगर वसुंधरा जी को मौका नहीं मिला है, भजनलाल शर्मा को मौका दिया गया, जैसे एमपी में शिवराज जी को नहीं मिला मौका, तो ऐसा उस चीज का नेगेटिव। चलिए मैं इस पर एक थोड़ा सा चर्चा को जी इस बीच में हरियाणा की तरफ भी थोड़ा सा लाना चाहता हूं। संदीप जी, हरियाणा में कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है और देश में पहले चरण का चुनाव शुरू हो चुका है, मतदान चल रहा है, ये सारी चीजें। और जिस तरह से एक चीज अभी गणेश शर्मा जी कह रहे थे कि बीजेपी में एक अलग तरह का माहौल होता है, वहां पर जो पार्टी की तरफ से कह दिया गया, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कह दिया गया, आलाकमान की तरफ से कह दिया गया, तो फिर चाहे वो किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन उनको वो कबूल करना पड़ता है और उसमें साथ में चलना पड़ता है। बीजेपी में ऐसा नहीं होता कि अगर हमें नहीं मिल रहा तो हम दूसरे को भी चैन से नहीं रहने देंगे। बाकी पार्टियों में ऐसा नजर आता है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता नासिर जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दौर होते हैं। आपने कांग्रेस का भी स्वर्णिम दौर देखा होगा, जब जिसको जो जिम्मेदारी देती वो उसको निभाता था, जिसको हटा दिया वो हट जाता था। ये दौर होते हैं। आज दौर बीजेपी का है। आप ये देखिए, क्या बीजेपी संगठन ऐसा कर सकता है कि देश का गृह मंत्री अमित शाह को बनाएंगे और उसके बेटे को बीसीसीआई का चीफ बना देंगे? क्या बीजेपी संगठन इस चीज को करना चाहेगा कि राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाएंगे और उसके बेटे को विधायक बना देंगे आप गाजियाबाद से? क्या ये जो बीजेपी संगठन है इस तरीके की चीजें करेगा? परिवारवाद के खिलाफ बोलकर परिवारवाद को बढ़ावा देगा? राजनीति में सब अपने अपने चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। एक ही समय में आपने देखा कल्याण सिंह को गवर्नर बनाया गया राजस्थान का, उनके बेटे को सांसद बनाया गया और उनके पोते को उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री बनाया गया। अब कौन से संगठन की बात करते हैं, कौन से परिवारवाद की बात करते हैं? ये चीजें बिल्कुल मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। राजनीति में चीजें देखी जाती है, कब कहाँ कौन सी चीज मेरे अकॉर्डिंग हो रही है। एक ही टाइम में अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया जाता है और उनके भाई को बीसीसीआई में ले लिया जाता है सेक्रेटरी पद के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब उसका स्वर्णिम दौर आता है या अच्छा समय चल रहा होता है तो हमें चीज ऐसे लगती है कि इस पार्टी में ऐसा नहीं होता। नहीं तो शत्रुघ्न सिन्हा भी बीजेपी से ही निकले हैं, यशवंत सिंह भी बीजेपी से निकले थे, यशवंत सिन्हा भी बीजेपी से निकले थे और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे सत्यपाल मलिक का एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये चीजें कहना, कांग्रेस पर उंगली उठा देना, मैं अपने साथी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है जी। गणेश शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? आप जो संदीप चौधरी जी ने अपना आकलन किया, अपनी बात रखी है, उनकी राय जो है इस पर? नहीं नासिर जी, बिल्कुल देखिए, संदीप चौधरी जी के अपने विचार हैं। अगर हम देखें, क्योंकि इतिहास से कोई आदमी सीखता है, वो इतिहास से सीखता है। पीछे से अगर हम पहले के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी से लगा के चलो, से लेके आज अगर चीज को चेंज किया है, तो कोई भी किसी भी लीडर ने ये कहा है कि हम नहीं तो दूसरे को जाने देंगे। संगठन ने जो फैसला कर दिया वो फैसला सर्वोपरि माना गया हर लीडर के द्वारा। ठीक है, हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। और जी शिवराज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। है जी है, ये आज से नहीं, स्टार्टिंग से बीजेपी में चल रहे हैं। तो इनको आप देखोगे कि संगठन के हिसाब से इन्होंने काम किया है। बिल्कुल खिलाफत। आप राजस्थान में भी अपनी इलेक्शन में हमने देखा, कोई भी ऐसा कहीं भी से कोई खबर नहीं आ रही है कि इनका हमें इफेक्ट हो रहा है बीजेपी को।
संदीप जी कुछ कह रहे थे आप? नासिर की एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कितने टिकट काटे और वो बगावत नहीं करता। चूरू के सांसद राहुल कासवा का एग्जाम्पल आपके सामने है। पार्टी ने उनका टिकट काटा, उन्होंने फौरन पार्टी को लात मार दी। आपके हिसार के सांसद रहे विजेंद्र सिंह का टिकट काटने की बात चली थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनके पिताजी ने पार्टी छोड़ दी, उसके माता जी ने पार्टी छोड़ दी। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में किसी का भी टिकट काटता वो बोलेगा नहीं, क्या वो चुपचाप काम करता रहेगा। हम चर्चा करते रहेंगे। एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि सुबह 9 बजे तक मतदान का प्रतिशत इस वक्त सामने आ चुका है। उत्तराखंड में 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत 10.54 यानी 10.5% तकरीबन मतदान प्रतिशत रहा है 9 बजे तक। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक तकरीबन 12% मतदान प्रतिशत रहा है। राजस्थान में करीब 11% मतदान हुआ है, 10.67% मतदान हुआ है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में 9 बजे तक तकरीबन 14% मतदान हुआ है। बिहार में 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक तकरीबन 9% मतदान हुआ है। असम में सुबह 9 बजे तक तकरीबन 11% मतदान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में सुबह 9 बजे तक करीब 5% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में सुबह 9 बजे तक तकरीबन 12% मतदान हुआ है। तो जो मतदान का आंकड़ा है कुछ राज्यों में सुबह 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो थोड़ा बेहतर है, जिसमें उत्तराखंड में 10.5% और उत्तर प्रदेश में 12%। राजस्थान में 10.5% के आसपास मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक का ये मतदान का प्रतिशत चुनाव आयोग की तरफ से सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश में 14% मतदान हुआ है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, जो मतदान का प्रतिशत है अभी तक का, संदीप चौधरी जी, फिर आपसे भी जानूंगा मैं गणेश शर्मा जी, तो किस तरह से आप देखते हैं 10%, 12%, 14% का मतदान अलग अलग राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, ठीक है शुरुआत या फिर अभी और बेहतर होनी चाहिए थी? देखिए नासिर जी, जिस तरीके से शुरुआत है मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है। अगर 90% तक मतदान हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। और इन क्षेत्रों में आजकल गर्मी भी होने लगी है और कुछ जगह ऐसी है, जैसे अभी हमने नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, वहां पे बारिश भी हो रही थी। तो मुझे लगता है कि शाम होते होते वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ेगा, लोग अपना कोई खाना पीना करके बाहर निकलते हैं, जाकर के वोट डालते हैं, तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहने का अनुमान है। ठीक है, गणेश शर्मा जी आप क्या कहेंगे मतदान प्रतिशत को लेकर, और क्या उम्मीद जता रहे हैं इस बार कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा ओवरऑल या फिर पिछली बार की तरह रहने वाला है? नासिर जी देखिए, अगर पहले 2 घंटे का मतदान लगाएं 10%, 11%, तो मतदान का परसेंटेज के हिसाब से ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी का समय है। लोग धूप से बचने के लिए जो है जल्दी वोट डालने के उसमें लाइनें लगी हैं कि जल्दी कर लें, क्योंकि बीच में हो सकता है कि जो दोपहर का टाइम रहेगा उसमें कुछ मतदान का परसेंटेज कम रहेगा। लेकिन मतदान का जो परसेंटेज है शाम होते होते जो एंडिंग शाम को 6 बजे तक वही सेम रहेगा, कहीं 1-2% का फर्क पड़ेगा, इतना ज्यादा वो नहीं है। और जी बहुत शुक्रिया। परसेंटेज उतना ही रहेगा या 1-2% का फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं है। ठीक है सर, और बहुत शुक्रिया गणेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संदीप चौधरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार आपसे और भी वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल इस बार देश में है चुनाव को लेकर, वो बहुत कुछ तय करेगा आने वाले भविष्य की राजनीति को लेकर। और अब हम आपको थोड़ी देर में अपने अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स के जरिए भी बताएंगे कि वहां पर क्या माहौल है चुनाव के प्रक्रिया को लेकर, मतदान को लेकर।